चलिए बढ़ते हैं अगले सब टॉपिक की तरफ, जो है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग एंड द लिविंग स्टेट। हमने मेटाबॉलिक पाथवेज की बात की थी। ये जो मेटाबॉलिक पाथवेज रहते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक या फिर बायोसिंथेटिक पाथवे, और दूसरे टाइप के जो पाथवेज रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवेज। बात करते हैं पहले एनाबॉलिक पाथवे की। तो ये जो एनाबॉलिक पाथवे हैं, इनके अंदर सिंपलर मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और साथ ही यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। इन पाथवेज में एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है एक एग्जाम्पल। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्टार्च का फॉर्मेशन है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जुड़कर बना होता है। यानी यहाँ पर ये जो ग्लूकोज के मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, ये सभी सिंपलर फॉर्म्स जुड़कर बनाती हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एक पॉलीसैकेराइड, जो है स्टार्च। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी को भी यूटिलाइज किया गया है। तो ऐसे सभी रिएक्शंस जहां पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है सिंपलर स्ट्रक्चर से, और साथ ही वहां पर एनर्जी का कंजम्पशन होता है, उन्हें हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस या फिर एनाबॉलिक पाथवेज। इन्हें हम बायोसिंथेटिक पाथवेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी यहाँ पर किसी एक बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था। तो क्योंकि यहाँ पर बायोसिंथेसिस होती है, इसीलिए हमने इसको कहा है बायोसिंथेटिक पाथवे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैटाबॉलिक पाथवे की। तो कैटाबॉलिक पाथवे में एकदम ऑपोजिट रिएक्शन चलती है, यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर एनर्जी का रिलीज होता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर आपके सामने दिखाई है ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं फर्दर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं लैक्टिक एसिड में, और यहाँ पर रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स सिंपलर स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और साथ ही वहां पर रिलीज होती है एनर्जी, उन्हें हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर कैटाबॉलिक पाथवेज। अभी हमने बात की है कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवेज के अंदर या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी यूटिलाइज होती है। सारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो एनर्जी करेंसी होती है उसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं एटीपी। ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जहां पर एनर्जी स्टोर्ड रहती है बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है जहां पर फॉस्फेट के 3 ग्रुप्स अटैच रहते हैं, इसीलिए हम इसे ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और अगर हम नाइट्रोजन बेस की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये एडिनाइन बेस। तो यहाँ पर इन फॉस्फेट्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वहीं पर एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और जब ये बॉन्ड्स यहाँ से टूटते हैं यानी ब्रेक डाउन होते हैं तो वहां पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो अभी तक हमने बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जाना है, जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, लिपिड। ये सभी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं लिविंग सिस्टम्स के अंदर एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में, और ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है कि उनका वहां पर क्या फंक्शन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर दिखाया है ग्लूकोज जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, यानी ब्लड ग्लूकोज। तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इसकी एक कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू रहती है 4.2 मिलीमोलर पर लीटर से लेकर 6.1 मिलीमोलर पर लीटर। यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो हमेशा एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इसी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ नैनोग्राम्स पर ml की कॉन्सेंट्रेशन में ही पाए जाते हैं। अगर हम बात करें लिविंग स्टेट की, तो लिविंग स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो वर्क को परफॉर्म कर सके।
यानी कि लिविंग स्टेट हमेशा एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में रहता है। यानी जो लिविंग सिस्टम्स है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं और वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए लिविंग प्रोसेस हमेशा एक कांस्टेंट एफर्ट रखता है कि वो इक्विलिब्रियम में जाने से खुद को रोक सके, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट सिर्फ डेथ के टाइम पर ही आती है, अदरवाइज लिविंग सिस्टम्स हमेशा ही वर्क करते हैं।